हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर, और आपके सामने हाजिर हूं इस नए लेक्चर के साथ। लेक्चर नंबर 5, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तीसरा पार्ट। पहला और दूसरा पार्ट मैंने आपको अपलोड कर दिया, आपने ज़रूर देख लिया होगा। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहला उसका हिस्सा है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ड्वेल नेचर हम लोग पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ड्वेल नेचर को प्रमाणित करने वाला, प्रूव करने वाला जो फिनोमेनॉन है उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसकी मैंने आपसे काफ़ी चर्चा करी थी। ठीक है, तो आइए फटाफट इसको शुरू किया जाए बिना किसी देरी के। आप भी तैयार हो जाइए, अपना पेन अपना कॉपी लेकर के आइसोलेटेड प्लेस पे बैठ जाइए, टेबल चेयर पे बैठ जाइए। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम लोगों ने तीन बातें सीख ली थी। हालांकि मैंने 5 डिफिनीशंस बताई थी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ याद करिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन सब पर हम लोगों ने जिक्र किया था। मैंने 2 चीजों के बारे में आपको जिक्र किया था, एक निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर और स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी किस पर निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी पर। क्लियर? याद आ रहा होगा आपको, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। भाई ये इस पर निर्भर करता है और ये इस पर निर्भर करता है। दूसरी चीज, मैंने आपको सैचुरेशन करंट का भी जिक्र किया था, अगर आपको याद हो। सैचुरेशन करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर। क्यों? सैचुरेशन करंट बढ़ाने के लिए हर सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और हर सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाने के लिए आपको गिरने वाले फोटोन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और गिरने वाला फोटोन ही क्या है? गिरने वाला फोटोन ही क्या है? इंटेंसिटी है, पर सेकेंड। क्लियर है? ठीक है, इंटेंसिटी, दैट इज इंटेंसिटी। गिरने वाला जो फोटोन होगा भाई और बहनों, दैट इज द इंटेंसिटी। गिरने वाला फोटोन पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ऑलराइट, वेरी क्लियर। चलिए आज हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे। 3 चीजों का इफेक्ट मैं आपको बताने वाला हूं। पहला, जो इंसिडेंटिंग लाइट है उसकी इंटेंसिटी में अगर हम बदलाव करें। दूसरा, अगर हम इंटेंसिटी के बजाय फ्रीक्वेंसी में बदलाव करें। और तीसरा, जो सोर्स है लाइट का, अगर हम उसे दूर करें या पास करें तो उससे क्या असर पड़ेगा। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको इफेक्ट बताने जा रहा हूं, आपके मॉड्यूल के मुताबिक ही चलूंगा। आपके मॉड्यूल में सबसे पहले इफेक्ट ऑफ चेंज इन इंटेंसिटी है। लेकिन याद रखिए, जब आप इंटेंसिटी में बदलाव करेंगे आप फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये मेटालिक प्लेट है, आपको याद आ रहा होगा वो दृश्य जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक, आपने क्या किया कि यहां पर गिरने वाले जो फोटोन है, यानी ये जो लाइट गिर रही है, इसकी आपने फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया है ना। तो क्या नहीं चेंज होगा अगर फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया? तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन नहीं चेंज होगा। एकदम सत्य वचन, कांस्टेंट। अगर एक फोटोन की ऊर्जा नहीं चेंज होगी भाई और बहनों, तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी भी नहीं चेंज होगी, यानी के मैक्स विल रिमेन अनचेंज। ये भी कांस्टेंट रहेगा, सेम एज बिफोर। अगर आपने इंटेंसिटी बदला तो एक फोटोन की ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होगा, और अगर एक फोटोन की ऊर्जा में बदलाव नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक, क्लियर? उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर आप बात करें, किसकी बात करें? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इतना समझ चुके होंगे अब तक तो आप। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो भी सेम रहेगा, उसमें भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है, कोई बदलाव नहीं होगा। यानी अगर आप गिरने वाले लाइट की इंटेंसिटी में बदलाव कर दें तो इन सब में कोई बदलाव नहीं आएगा। शर्त है फ्रीक्वेंसी सेम रहनी चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से ही एक फोटोन की ऊर्जा डिसाइड होती है, उसी से के मैक्स, उसी से भैया चाहे 100 फोटोन गिरे चाहे 5000 फोटोन गिरे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से तो एक ही फोटोन टकराएगा ना।
तो इसकी एनर्जी जो होगी वो एक फोटोन डिसाइड करेगा, 100 फोटोन थोड़ी डिसाइड करेंगे। चाहे 1000 फोटोन गिरा दो भैया, लगेगा तो एक ही फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा ना, तो हम उसके हिसाब से बात करेंगे। अच्छी, बहुत अच्छी बात। लेकिन अब सोचो, अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड बढ़ गए। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहां से एमिट हो रहे थे पर सेकेंड, वो भी बढ़ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाएंगे पर सेकेंड निकलने वाले, तो जाहिर सी बात है कि सैचुरेशन करंट भी बढ़ जाएगी। भैया आपको याद होगा, मैंने पूरी इवेंट को समझाया था, 100 फोटोन का एग्जांपल लिया था। अब पर सेकंड 100 फोटोन गिर रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 100 फोटोन गिर रहे हैं, 100 निकल रहे हैं, 100, अब इससे ज्यादा करंट बनेगी नहीं। पर अगर हम 100 के बजाय 200 फोटोन कर दोगे तो ज्यादा होगा, ज्यादा निकलेगी। अगर मैं इसको ग्राफिकली आपको शो करना चाहूं तो कुछ ग्राफिकली ऐसे शो करूंगा। ये देखो, ये प्लेट का पोटेंशियल, फेसिंग प्लेट का, और ये करंट। पहले मान लो ये बनना था किसी एक फ्रीक्वेंसी, किसी एक इंटेंसिटी पर बना। दिस इज द इंटेंसिटी, याद रखिएगा, इंटेंसिटी I1 है ना, करंट मत समझिएगा, इंटेंसिटी। अगर आपने सेम फ्रीक्वेंसी रखी, यही फ्रीक्वेंसी रखी, तो अब क्या होगा? अगर आप फ्रीक्वेंसी सेम रखोगे भाई और बहनों, तो क्या होने वाला है वो देखो। होने ये वाला है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहेगा, लेकिन सैचुरेशन करंट चेंज हो जाएगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम, यहां ये जिस इंटेंसिटी पर खींचा गया है, दैट इंटेंसिटी इज I2। यहां सैचुरेशन करंट देखो कुछ ये है वैल्यू, और यहां सैचुरेशन करंट ये है, तो सैचुरेशन करंट पहले की तुलना में ज्यादा हो गया, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों केस में क्या है? सेम है। यहां पर जो इंटेंसिटी I2 है दैट इज ग्रेटर देन I1। ये ग्राफ प्रदर्शित करता है अगर इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। अरे फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, तो सिंपल सी बात है। तो ये ग्राफ आप बना सकते हो, ठीक, अगर हमने फ्रीक्वेंसी सेम रखी और इंटेंसिटी बदली। इस ग्राफ को बना लीजिए, इस आप पॉज करके बना सकते हैं। बाकी जो स्क्रीनशॉट लेने वाले प्राणी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, दे आर वेरी क्लेवर, राइट। आइए इसको मॉड्यूल में भी मैं दिखा देता हूं। लिखा हुआ है अगर फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंटिंग पर सेकंड इंक्रीज करेगी, लेकिन एनर्जी ऑफ एक फोटोन सेम रहेगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी, सैचुरेशन करंट इंक्रीज कर जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। आइए इसी में हम लोग दूसरा वाला भी पढ़ लेते हैं। इस बार हम क्या करने वाले हैं? फ्रीक्वेंसी को चेंज करने वाले। जो लाइट गिर रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी बदलने जा रहे हैं। जब फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो क्या होगा सोचो, लेकिन इंटेंसिटी नहीं बदल रहा है, यानी 100 फोटोन पहले गिर रहे थे तो अभी भी 100 फोटोन। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंटिंग लाइट इज इंक्रीज कीपिंग द इंटेंसिटी सेम, जो 100 फोटोन पहले गिर रहे थे अभी भी 100 फोटोन ही गिर रहे। चलो अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एक फोटोन की ऊर्जा बढ़ गई, एक फोटोन की ऊर्जा बढ़ गई तो Ke मैक्स बढ़ गया, Ke मैक्स बढ़ गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी निगेटिव में ज्यादा हो जाएगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि आपको ज्यादा निगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। लेकिन जितने फोटोन पहले गिर रहे थे 100, अभी भी 100 ही गिर रहे, इंटेंसिटी सेम है भाई और बहनों, तो 100 ही तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट वही रहेगी, यानी सैचुरेशन करंट विल रिमेन सेम बट द स्टॉपिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगी। आइए इसका भी एक ग्राफ आपको बना के दिखाते हैं। ये लो, यहां पर ये IP है फोटो करंट। चलो ये पहले वाला कोई फ्रीक्वेंसी है न्यू1, ठीक। अब क्या कर रहे हैं आप? इंटेंसिटी सेम रख रहे हैं, राइट। क्या कर रहे हैं आप? इंटेंसिटी सेम, तो इंटेंसिटी सेम होगा तो सैचुरेशन करंट वही जाके गिरेगा, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, अगर इसमें पहले V0 था तो अब ये V0 डैश हो जाएगा और ज्यादा निगेटिव में भाग जाएगा। सैचुरेशन करंट सेम इस बात का की गारंटी देता है, इस बात का सबूत है भाई और बहनों, सैचुरेशन करंट सेम होने का मतलब इस बात का सबूत है कि आपने
सेचुरेशन करंट सेम होने का मतलब जो ये देखो फ्रीक्वेंसी जो ν2 होगा दैट विल बी ग्रेटर देन ν1। ठीक, सेचुरेशन करंट सेम होने का मतलब है इंटेंसिटी सेम। ठीक, तो ये दूसरा इफेक्ट, ये सब मैं बता चुका हूं, बस इसका एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं, कोई फालतू की बातें कर रहे हैं सब, ये सब आप खुद भी बता सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं लाइट सोर्स की कैथोड प्लेट से दूरी बताऊं, आपको कैथोड प्लेट याद है? चलो याद दिलाता हूं। यही प्लेट, यहां मान लीजिए कोई आपने बल्ब लगा रखा है, ये लो गुलाबी बल्ब, और ये दूरी है। अगर आप इसको दूर करोगे और ज्यादा तो इंटेंसिटी कम हो जाती है, यानी प्लेट से अगर सोर्स की दूरी बढ़ाई जाए तो इंटेंसिटी भी चेंज होती है। अगर ये सोर्स एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स मतलब बहुत छोटा, जैसे बल्ब नुमा, बहुत छोटा सा बल्ब टाइप का, तो जो इंटेंसिटी होती है वो दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपको सोर्स के बारे में जानकारी नहीं दी है तो आप पॉइंट सोर्स ही ले लेते हो सबको। क्यों? क्योंकि बड़ा सोर्स भी दूर जाके छोटा सा हो जाता है। ठीक, तो हम अगर सोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है तो पॉइंट सोर्स ले लोगे। लेकिन अगर पॉइंट सोर्स के बजाय लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स मतलब जैसे ट्यूबलाइट जैसा कोई सोर्स है, लंबा सा सोर्स, सिलिंड्रिकल सोर्स है, तो उसमें इंटेंसिटी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये आपको ऑप्टिक्स में भी बताऊंगा मैं। ये पॉइंट सोर्स के लिए है और ये लाइन सोर्स के लिए है। बहरहाल एक बात श्योर है कि अगर आपसे कहा जाए तो इसको हम यूजुअली नहीं मानते हैं, ज्यादातर इसी को मानते हैं। जो भी सोर्स हो, चाहे पॉइंट हो चाहे लाइन सोर्स हो, इंटेंसिटी दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी दूरी बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और इंटेंसिटी का क्या असर आता है, किस पे आता है सर? सैचुरेशन करंट पे आता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो कहता है कि द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंटिंग कैथोड प्लेट डिक्रीजेज। अगर आपने दूरी बढ़ाई तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो फोटोन कम हो जाएंगे, फोटोन कम हो जाएंगे तो फोटो करंट की जो सैचुरेशन वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी, सैचुरेशन करंट कम हो जाएगी। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही रहेगा। क्यों? क्योंकि दूर करने से इंटेंसिटी बदलती है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी बदल जाती है। एक ग्राफ है, जो ग्राफ यहां पर मैं आपके सामने बनाना चाहूंगा, बहुत आसान है। ये ग्राफ मैं बना रहा हूं भाई और बहनों, फोटो करंट और इस दूरी के बीच में। अगर ये ग्राफ बनाऊंगा तो फोटो करंट डिपेंड करती है किस पे? इंटेंसिटी पर, और इंटेंसिटी इनवर्स रिलेशन लगती है दूरी के। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सा आएगा। ये जो फोटो करंट होती है और सोर्स की दूरी होती है, अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं तो ये हाइपरबोला सा आएगा। समझ में आ गया? इंटेंसिटी से क्या बदलता है? सैचुरेशन करंट। इंटेंसिटी से कभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलता है। समझना है? और इंटेंसिटी किससे बदल जा रही है? दूरी से। ठीक, दूरी बढ़ाओगे तो कम हो जाएगी। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट पे मैंने इफेक्ट बता दिया आपको भाई और बहनों। तीनों इफेक्ट बहुत आसान थे, खत्म बात है। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए वेव थ्योरी या वेव नेचर ऑफ लाइट क्यों नहीं सक्षम है? व्हाई नॉट द वेव नेचर ऑफ लाइट इज कैपेबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत सी बातें हैं इस क्रम में, लेकिन 2 बातें हम मेजरली समझ लेते हैं, हालांकि और भी मैं आपको बताऊंगा। 2 बातें हैं। बात नंबर 1, जब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है तो उसमें जैसे ही लाइट टकराती है वैसे एमिशन हो जाता है। हालांकि ये बात मैं बता चुका हूं आपको पहले, टकराती है फौरन एमिशन हो जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर हम वेव मानते हैं तो फौरन एमिशन नहीं हो सकता, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम लैगिंग आना चाहिए। दूसरा, अगर आप वेव मानते हो तो फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लो फ्रीक्वेंसी पर भी ज्यादा एनर्जी की वेव पैदा कर सकते हो उसका एम्पलीट्यूड बदल के। तो इसका मतलब यह हुआ कि लो फ्रीक्वेंसी पर भी आप यहां पर एमिशन करा सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली होता नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसीलिए आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे वेव नेचर से। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन सरफेस, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टिन्यूअसली ओवर द सरफेस, सो द इलेक्ट्रॉन हैज टू वेट टू गिव, मैंने कहा ना टाइम लगेगा। ठीक है?
When intensity is increased, more energetic electrons should be emitted. So the stopping potential should be intensity dependent, but it is not observed, है ना। जो अगर आप वेव की भाषा में बात करो, ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब वेव की भाषा में जब वेव सोचते हो तो इंटेंसिटी का मतलब ऊर्जा से है वहां पर। यहां इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन से है, और वहां जब उस तरह का बर्ताव हुआ तो इंटेंसिटी का मतलब किससे है, एनर्जी से है। तो ज्यादा इंटेंसिटी आई तो ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के पास, और ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए तो ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होना चाहिए। पर हमने क्या पढ़ा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि इंटेंसिटी का संबंध स्टॉपिंग पोटेंशियल से है ही नहीं। इंटेंसिटी बढ़ाते रहो, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। पर अगर वेव मानेंगे तो इंटेंसिटी का संबंध स्टॉपिंग से होना चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी, एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए ये भी एक है। तीसरा है कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इंटेंसिटी सफिशिएंट देन एट ईच फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन एमिशन इज पॉसिबल। मैंने बताया ना किसी भी फ्रीक्वेंसी पे एमिशन होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। यहां एक इंग्लिश में एक बात लिखी है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेव की एनर्जी एम्पलीट्यूड बढ़ा के बढ़ाई जा सकती है, अर्थात लो फ्रीक्वेंसी पर हाई एनर्जी की वेव पॉसिबल है और फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन कराया जा सकता है। लेकिन पीई कराने के लिए यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए इंसिडेंटिंग लाइट की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है। तो यही बात है, इसी का यहां पर एक इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो क्या असर होता है अलग अलग फैक्टर का, मैंने वो बता दिया आपको। और भाई और बहनों एक चीज और मैंने आपको बता दी, क्या मैंने आपको ये बता दिया कि भैया क्यों वेव नेचर से ये एक्सप्लेन नहीं होता। तो दिस इज ऑल अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भाई और बहनों। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और हौसला मिलेगा और बात आपको मेरी समझ में आने वाली है, ठीक है, ज्यादा समझ में आने वाली है। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। राइट, चलिए स्टार्टिंग द क्वेश्चन, है ना। अब ये देखो डीएनआर मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर है, इसके कई क्वेश्चन एक साथ हैं, तो जो जो क्वेश्चन इसके हैं वो सब मैं इसमें करा दे रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा मैं ये चलो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ये आपके पास में शीट अवेलेबल होगी, तो मैं सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं भाई बहनों। क्या ये पहला वाला क्वेश्चन मैटर वेव का है, जो मैं अभी बाद में पढ़ाऊंगा, अगला लेक्चर होगा मेरा। व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट, जहां पर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट, maximum velocity of electron is v1, when the frequency is 5 nu naught, then maximum velocity of v2, तो v1 v2 का रेशियो बताओ। देखो मेरी बात बहुत सिंपल है, चलो मैं सबको डिलीट मार देता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, ठीक है। कहता है जी भाई और बहनों, अगर हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं 2 न्यू नॉट, जहां पर न्यू नॉट थ्रेशोल्ड है, तो मैक्सिमम स्पीड v1 है। अगर हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं 5 न्यू नॉट, तो मैक्सिमम स्पीड v2 है। यही तो कह रहा है, v1 और v2 का आपको यही कह रहा है। 2 न्यू नॉट पे स्पीड v1 है और 5 न्यू नॉट पे v2 है, तो v1 टू v2 बताना है, v1 टू v2 बताना है। चलो बहुत आसान है, इसके लिए इक्वेशन लिखो, हाफ m v1 स्क्वायर बराबर में h इंटू में फ्रीक्वेंसी रखना है ना जो इंसिडेंट है न्यू नॉट, माइनस में वर्क फंक्शन या h न्यू नॉट, तो हाफ mv1 स्क्वायर बराबर में आ गया 2h न्यू नॉट में से h न्यू नॉट घटाओगे तो h न्यू नॉट आएगा। ठीक, बहुत सिंपल है। आइए अब इसके लिए लिखते हैं, हाफ m v2 स्क्वायर बराबर में बोलो h इंटू में 5 न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट, यहां आप इसको घटाओगे, हाफ m v2 स्क्वायर बराबर में 4h न्यू नॉट। ठीक, इसका रेशियो निकालो, इसको इससे डिवाइड करो, तो हाफ m कैंसिल, v1 स्क्वायर बाई में v2 स्क्वायर बराबर में आएगा 1/4, और यहां से आप v1/v2 का जो रेशियो निकल के आएगा 1/2 निकल के आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसका आंसर क्या बैठा, इसका आंसर बैठेगा भाई और बहनों सेकंड वाले का ए, ठीक है, तो ए आंसर आएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, फोर्थ की तरफ, है ना। हम फोर्थ की तरफ देखेंगे, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज फलाना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है यानी लैम्डा नॉट। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ सिल्वर सरफेस, द लाइट ऑफ वेवलेंथ इज। अच्छा, पूछ रहा है कि अगर थ्रेशोल्ड ये है, थ्रेशोल्ड क्या है, इसको यहीं सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, जगह है ना यहां पर, मैं यहीं सॉल्व कर दे रहा हूं, जहां मौका मिले वहीं सॉल्व कर देते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या दे रखा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है 325 0 × 10⁻⁻10, ठीक, मीटर में दे रखा है। और कह रहा है कि अगर हम वेवलेंथ डालें 2536 × 10⁻⁻10 मीटर की, तो बताओ इजेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड कितनी होगी। भाइयों बहनों सिंपल एक काम कर लेना है, हाफ mv, भाई जब स्पीड पूछ रहा है तो मैक्सिमम पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है तो मतलब मैक्सिमम ही पूछ रहा है। हाफ mv मैक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा बताओ, hc बाई में लैम्डा माइनस hc बाई में लैम्डा नॉट। क्लियर। अब यहां पर आपको सबकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए अगर आप यहां पर वैल्यू पुट करते हैं भाई और बहनों, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9 × 10⁻31 इंटू में v स्क्वायर, hc बाई में लैम्डा। अब h की वैल्यू ले लो 6.6 × 10⁻34, ऐसे लेते जाओ, c या 1240 से कर लो, 1240 से काम करो, 1240। अच्छा इसको हम एंगस्ट्रॉम में बदल लें क्या, इतने एंगस्ट्रॉम होगा, ये भी इतने एंगस्ट्रॉम होगा, अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। तो 12400 बाई में 2536, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, इसको हम जूल में बदल देते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर, ये -31 होगा, मैंने 3 लिखा था, राइट। फिर माइनस लगाओगे 12400 अगेन लिखोगे, और ये एंगस्ट्रॉम में करोगे तो 3250 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। ये एक सॉल्व करने वाला मुद्दा है, हम इसे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके जो आंसर आएगा वी मैक्स का वो आ जाएगा। तो अल्टीमेटली समझ गए हैं तरीका क्या है। इसके क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में, सारे में नहीं, बहुत कैलकुलेशन हो जाता है। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन मतलब कम ही पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें हैवी कैलकुलेशन, खटाखट जिसमें कट जाए वही होता है, ठीक। तो आप इसको कर सकते हैं चाहो तो, ठीक। क्लियर। इसका जो आंसर आने वाला है वो आंसर आएगा, आई होप पहला, देखो यहां h की वैल्यू दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में इसमें दे रखा है, उससे कोई मतलब नहीं, यही आएगा वैल्यू, पहली वाली आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कहता है फोटोन विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन कैथोड, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन इज 2 व्हेन फोटोन एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फोटो इलेक्ट्रॉन विल रीच इट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल। सुनिए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जब आप ऊर्जा देते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। भाई आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, के मैक्स बराबर में एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, यही तो होता है। अरे भाई यही तो होता है के मैक्स में। तो के मैक्स के बारे में क्या कहता है बताओ, के मैक्स कितना दे रखा है, ये कहता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डालते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर हम 5 का डालते हैं तो वर्क फंक्शन कितने के बराबर आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। ये तो समझ में आ गया। अब अगली सिचुएशन आपसे कहता है भाई और बहनों कि हम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर हम इस पे डालें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी। सिंपल सी बात है, देखो कितने का डालना है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले भाषा में चलो तो यही तो आता है एच न्यू माइनस में डब्ल्यू, तो ई वी नॉट ये कितना है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वर्क फंक्शन कितना है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई और बहनों ई वी नॉट बराबर कितना आ गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 3 इंटू 10 की 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और यहां इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू में V नॉट, ये कैंसिल, तो V नॉट कितना आ गया 3 वोल्ट। प्लस का कि माइनस का 3 वोल्ट, माइनस का 3 वोल्ट आएगा, है ना, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑलवेज माइनस में होता है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो कौन सा आंसर जाके गिरेगा, इसमें आएगा डी आंसर, ठीक है, आंसर इज डी। क्लियर? तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा एक बात और मैं यहां पे थोड़ा ट्रिक सिखा दे रहा हूं, कभी भी ईवी नॉट अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है तो ई छोड़ करके जो बचा उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। अरे ई से ई कट जाएगा ना इधर का उधर। चलो आप ऐसे समझो चाहे जैसे समझो, जो अच्छा लगे वो। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, एल नहीं है, यह लैम्डा है, एक्चुअली सिंबल चेंज हो गया है, दिस इज लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V। इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड ऑफ 2 लैम्डा, then stopping potential is V by 4, right? The threshold wavelength for the metallic surface, लैम्डा पे V और 2 लैम्डा पे V by 4, बहुत सिंपल है। देखिए जब लैम्डा हम भेज रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका है V, और जब 2 लैम्डा भेज रहे हैं लाइट तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है V by 4। तो आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताना, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, पहले लैम्डा वाले के लिए लगाएंगे, ई वी नॉट की जगह V हो जाएगा, HC बाई में लैम्डा माइनस HC बाई में लैम्डा नॉट, ठीक। उसके बाद इस वाले केस में ई V बाई 4 इज इक्वल टू HC बाई में लैम्डा की जगह 2 लैम्डा हो जाएगा, और माइनस HC बाई में लैम्डा नॉट, ये तो वही रहेगा। एक काम करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके सामने और ये इक्वेशन नंबर 2 है। एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर लो, या एक काम करो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 में 4 का मल्टीप्लाई करो तो जब, और घटा दो, तो जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो EV में से EV गया, इधर क्या आ गया 0। 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2HC बाई लैम्डा होगा, और इसमें से इसको घटाओगे, घर पे अकेले में सन्नाटे में घटा लेना, यही आएगा। और ये माइनस है और ये 4 का मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3HC बाई में लैम्डा नॉट आएगा। 4 आएगा ना, यहां 2 आएगा, ठीक है, 2 में से 1 गया 1, और यहां 4 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, अरे ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 4 गुना होगा तो कम होगा 3, तो 3HC बाई में लैम्डा नॉट बराबर में क्या हो गया HC बाई लैम्डा, HC उड़ गया, तो लैम्डा नॉट बराबर में 3 लैम्डा आएगा, यानी वेवलेंथ कितना आया थ्रेशोल्ड 3 लैम्डा नॉट, राइट, दैट इज द आंसर। कहां चले आए, क्या है ये रहा, ओके, कहां चला गया, 3L लिखा है, इट इज 3 लैम्डा, बी आंसर है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अ फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज एलिमिनेटेड सक्सेसिवली बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ L एंड, अब यहां मिसिंग है, चलिए छोड़िए, ये क्वेश्चन में ये मिसिंग है, इसको अभी हम अगले उसमें करा देंगे, ठीक है, अगले क्वेश्चन में, अभी आएगा आगे, ठीक। डी ब्रॉगली का क्वेश्चन है तो ये नहीं आएगा, यहां देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है जी, अ सर्टेन मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ L का मतलब लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक ऑफ दिस लाइट इज 3V नॉट, इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद 2 लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V नॉट, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस सरफेस। मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी भी इस तरह का कराया, तो मैं नहीं कराऊंगा, आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, कहता है इन द फिगर शोज अ प्लॉट फोटो करंट वर्सेस एनोड, आपको बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। समझो यहां देखो 3 है ना, A B C, देखो
ए और बी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो ए और बी का फ्रीक्वेंसी सेम, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। पर बी की इंटेंसिटी ए से ज्यादा है। कैसे पता मुझे? कैसे पता मुझे? अरे भैया इसका फोटो करंट ज्यादा है। अगर मैं बी और सी में बात करूं तो इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल, इनकी फोटो करंट सेम है, सैचुरेशन करंट सेम है। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ बी बराबर इंटेंसिटी ऑफ सी। ठीक बात है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सी का ज्यादा है, वी ओ सी इज ग्रेटर देन वी ओ बी। तो जो ऑप्शन हो सेट कर लीजिए। पहला ही ऑप्शन शायद सेट हो रहा है, मैंने जहां तक पढ़ा कि कर्व्स ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटीज। यही तो है, डिफरेंट इंटेंसिटीज। ये पास में अलग अलग इंटेंसिटी है। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि कोई सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी। कहता है सोर्स S1 इज प्रोड्यूसिंग 10 की पावर 15 फोटोन पर सेकेंड ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। Another source S2 producing 1.02 into 10 की पावर 15 photons per second of wavelength 5100 angstrom. The power of S2 with respect to power of S1. पावर का मतलब होता है कि कितना एनर्जी पर सेकेंड ये एमिट कर रहे हैं। सुनिएगा, पावर का क्या मतलब है? एनर्जी पर सेकेंड। मान लीजिए एक फोटोन की ऊर्जा क्या है? hc बाई में लैम्डा। ठीक, और एक सेकेंड में n फोटोन दे रहे हैं, तो यही तो हुआ एनर्जी पर सेकेंड। नहीं समझे? पावर का मतलब एनर्जी पर सेकेंड। एक फोटोन की ऊर्जा hc बाई लैम्डा और ये एक सेकेंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो पावर हो गया। अगर इस लिहाज से आप देखते हैं तो P1 कितना आएगा, यानी पहले वाले का पावर कितना आएगा? 10 की पावर 15 फोटोन निकलना है 5000 वाले। ओके, रेशियो चाहिए हमें, लग रहा है ना। चलो 10 की पावर 15 निकल रहे हैं और hc को अपनी जगह रहने दो और यहां 5000 कर दो, कट पिट जाएगा भाइयों बहन। एंगस्ट्रॉम में है। दूसरे वाले की पावर क्या आ जाएगी? यहां पर 1.02 है और 5100 है। चलो जी 1.02 10 की पावर 15 hc बाई में 5100। आपसे सवाल क्या कर रहे हैं? यूनिट में हम नहीं पढ़ते हैं, तो सेम यूनिट एरिया है। पावर ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ S1। चलो पावर ऑफ S2 का मतलब P2 बाई P1। क्या बताना आपको? आओ P2 बाई P1 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखो P2 लिखो, $5100 इंटू, इसको पलट देंगे P1 को, पलट दो 5000 बाई में 10 की पावर 15 इंटू में hc। ठीक, hc से hc गया, 10 की पावर 15 से 10 की पावर 15 गया, 2 जीरो उड़ा दो। ठीक, उड़ गए 2 जीरो। और एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने मन से। वहां आएगा 1.02 इंटू 100 और नीचे आ जा रहा है 102। तो ये 1 नहीं आ गया, तो रेशियो कितना आ जाएगा? P2:P1 1:1, यानी कौन सा आंसर बैठेगा? सोच के बताइए। इसका आंसर बैठेगा A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन द ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड फ्रीक्वेंसी। अरे ये तो हम लोग निकाले हैं काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, याद नहीं है क्या? डी वाला हो गया डी वाला भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, अ photoelectric cell is illuminated by a point source 1 meter away when the source is shifted to 2 meter। भैया दूरी पहले 1 मीटर पे था, अब सोर्स को 2 मीटर पे कर दिया, तो दूरी डबल किए हो, इनवर्स रिलेशन है, तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगा। तो ईच एमिटेड इलेक्ट्रॉन कैरीज 1/4 ऑफ इनिशियल एनर्जी। इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, किसी फोटोन की ऊर्जा पे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी, ये गलत है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज हाफ ऑफ इनिशियल नंबर, ना ईच एमिटेड इलेक्ट्रॉन कैरीज हाफ द इनिशियल एनर्जी, ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज क्वार्टर ऑफ द इनिशियल नंबर। यही सही है। 16 का आंसर क्या आएगा? डी। 16 का डी आएगा, 17 आपके काम का नहीं है अभी। आइए 18 नंबर पे, कहता है व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई फॉल्स ऑन मेटल, the number of photoelectron and maximum kinetic energy is NNT, the intensity of radiation is 2I, the number of emitted। अच्छा, इन्होंने इंटेंसिटी डबल किया, I से 2I कर दिया। तो अगर I से 2I कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे वो N से 2N हो जाएंगे। लेकिन आपने फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी फ्रीक्वेंसी वही रहने वाली है, और फ्रीक्वेंसी वही रहने वाली है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम वाली। अरे देखो लिखा ना इंटेंसिटी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज 2I, द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड देयर। अगर आपने इंटेंसिटी खाली डबल करी है तो भैया फोटो करंट पे असर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे असर पड़ेगा, इमिटेड इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये आंसर हो जाएगा बी वाला, ट्वाइस हो गया नंबर और काइनेटिक एनर्जी वही वाली। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बंडल बंडल बातें हो रही। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 वॉट सोर्स एमिट्स मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम व्हेन प्लेस्ड 5.5 मीटर अवे। अब यहां पर इन्होंने सोर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो हम इसे पॉइंट सोर्स मान लेंगे भाइयों बहनों, विदाउट एनी बट। It liberates photoelectrons from photosensitive metallic surface. When the source is moved to 1 meter, the number of photoelectrons। भैया अगर आपने 1 मीटर 0.5 से दोगुना कर दिया ना दूरी, तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। इंटेंसिटी 1/4 होने का मतलब 1/4 फोटोन आएंगे और 1/4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो कहता है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड विद रिड्यूस बाय अ फैक्टर 4, 1/4, यानी 4/4 फैक्टर घट जाएंगे। आप कहोगे फिर ये सब हमको क्या दिया था, इसे वैसे बेवकूफ बनाने के लिए दिया। आंसर इज डी, राइट, आंसर इज डी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। द कैथोड ऑफ अ फोटोइलेक्ट्रिक सेल इज चेंज सच दैट वर्क फंक्शन चेंजेस फ्रॉम W1 to W2। द करंट if the current before and after changes from I1 and I2, the other condition remaining unchanged, then assuming h nu greater than W, ये देखो h nu होगा मतलब W2। कहने का मतलब ये कहना चाहता है जो लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी अभी भी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, पहले W1 से भी ज्यादा थी और W2 से भी ज्यादा थी। कहता है अगर पहले और बाद में करंट सेम है, हमने वर्क फंक्शन W1 W2 है, अगर पहले और बाद में करंट सेम है, I1 और I2 है, तो बाकी सारी कंडीशन सेम है, तो क्या होगा I1 और I2 पे? देखो भैया सैचुरेशन करंट निर्भर करता है जो लाइट गिर रही है उसकी इंटेंसिटी पर। अब अगर हमने एक मेटल लिया था मान लो A और हमने फिर लिया B, अगर इसमें वही इंटेंसिटी है, इसमें वही इंटेंसिटी है और दोनों में इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, क्यों? इसकी ऊर्जा इसके वर्क फंक्शन से भी ज्यादा है, इसके वर्क फंक्शन से भी ज्यादा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, इसमें भी निकल सकता है। तो पहले अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो अभी भी तो 100 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्यों? अरे भैया हमको बाकी सिचुएशन सेम रखनी, यानी जो इंटेंसिटी यहां है वही इंटेंसिटी यहां है। तो 100 इसमें भी निकल रहे हैं, 100 इसमें भी निकल रहे हैं, वर्क फंक्शन बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? बस यही ना फर्क पड़ता कि अगर वर्क फंक्शन इस फोटोन की ऊर्जा से ज्यादा हो जाता तो ना निकलता। पर ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि नहीं, जो एनर्जी है वो W2 से भी ज्यादा है, यानी जो अब नया लाए हो उससे भी ज्यादा है, यानी वो निकालेगा ही निकालेगा इलेक्ट्रॉन। तो पहले भी 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, अभी भी 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सैचुरेशन करंट रिमेन सेम। आंसर इज ए, आंसर इज ए।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यही है, सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया 22वां, ये पहले ही करा दिया, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जैक्टली। ठीक है, आइए अब यहां चलते हैं। कहता है कि अ फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज, वही जो क्वेश्चन था वहां पर ना मैंने मिसिंग बोला था, भी आएगा, आ गया। फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इलिमिनेटेड सक्सेसिवली बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा बाय 2 इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of the emitted electron, photoelectron is in the second case is 3 times that of first case। अच्छा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो सेकेंड केस में फर्स्ट केस की थ्राइस है। वेवलेंथ आधा की है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ पे करेगी। तो वर्क फंक्शन बताना है, लैम्डा और लैम्डा 2। देखो, एक बार गिराए हो लैम्डा तो मान लो के है, के मैक्स है के, मान लो। अब गिराए हो लैम्डा बाई 2 तो अब के मैक्स चेंज होकर के हो गया है थ्राइस ऑफ के, है ना, थ्राइस ही तो है, थ्राइस ऑफ के, 3 गुना हो गया है। तो वर्क फंक्शन बताना है आपको बेटा, बहुत आसान है। आओ वर्क फंक्शन बताते हैं। पहले वाले के लिए इक्वेशन लिखो, के मैक्स बराबर में एच सी बाई लैम्डा माइनस डब्ल्यू। यहां पर 3 के एच सी बाई में लैम्डा बाई 2 माइनस में डब्ल्यू, यही तो आएगा। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। इक्वेशन नंबर 1 है ये, और भाइयों बहनों इक्वेशन नंबर 2 है। आई होप समझ रहे होंगे आप, है ना। कमेंट वमेंट करते रहा करिए, कमेंट वमेंट करते हैं कि हाँ भाई थोड़ा मजा आ गया, ये वो, तो समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ बस देख लिया चुपचाप, पता ही नहीं, वो बोला करिए, है ना। नहीं या तो उस तरह बोले लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, ऐसा बोलेंगे, अब लग रहा है अगले वीडियो से बोलना पड़ेगा। बहरहाल चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और उसको इक्वेशन 2 से घटा दो, तो घटाओगे तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो 3k में से 3k गया तो 0, 3hc बाई लैम्डा में से 2hc बाई लैम्डा जाएगा तो hc बाई लैम्डा, और 3w माइनस का है में से w गया तो माइनस 2w आएगा। यहां से 2w बराबर में आ गया hc बाई में लैम्डा, और यहां से w बराबर आ गया क्या भाइयों बहनों, hc बाई में 2 लैम्डा। सिंपल क्वेश्चन, hc बाई में 2 लैम्डा। अब इसका आंसर क्या बैठेगा जरा देखते हैं हम। एच सी बाई में 2 लैम्डा नहीं है क्या, सी है, ठीक, सी आंसर हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, बढ़िया क्वेश्चन। कहता है व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू फॉल्स ऑन द प्लेट वर्क फंक्शन ई नॉट द फोटो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक के, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज डबल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बहुत आसान सवाल है। चलो, कहता है जी वर्क फंक्शन ई नॉट के बराबर दे रखा है, न्यू पर जब गिर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की के है ना, यही तो पूछ रहा है। न्यू पर के है, एच न्यू एनर्जी है, मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी हम डबल कर दें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मतलब एच न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी। अगर हम एनर्जी वो फ्रीक्वेंसी डबल कर दें, न्यू पर के है, तो इस पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, H इंटू में 2 न्यू माइनस में W। चलो, यानी 2 H न्यू माइनस में W की जगह क्या हो जाएगा बताओ, E नॉट हो जाएगा ना भाइयों बहनों। ऑलराइट, अच्छा पहले वाले केस के लिए क्या लिख सकते हो, सोचो पहले वाले केस के लिए क्या, H न्यू बराबर में K मैक्स बराबर में एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक। तो एच न्यू किसके बराबर हो जाएगा बताओ, के प्लस में डब्ल्यू, ठीक। और डब्ल्यू की जगह ई नॉट आएगा ना भैया, डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा हमारा, ई नॉट आ जाएगा, के प्लस ई नॉट। चलो उठा के यहां टीप दो, इसको देखो 2 एच न्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, के प्लस ई नॉट,
माइनस में E0, तो ये आ जाएगा 2K प्लस 2E0 माइनस में E0, तो यहां से ये निकल के आएगा 2K प्लस में E0, यानी एनर्जी डबल से थोड़ी ज्यादा आ जाएगी। कितनी ज्यादा आएगी? वर्क फंक्शन के बराबर और ज्यादा आ जाएगी फ्रीक्वेंसी डबल करने पर। कौन सा ऑप्शन सेट होगा? कोई नहीं है क्या? होगा यहाँ 2K प्लस, कोई जो भी ऑप्शन आएगा उसमें कर लेना है, ऑप्शन गड़बड़ है। 2K प्लस E0 आएगा, समझ गए? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आसान है। जो भी ऑप्शन है 2K प्लस E0 ही आने वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। ठीक, इसके बाद नहीं है लग रहा है। ठीक है, 25 लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। कहता है ना, फोटो एमिसिव सेल द एक्साइटिंग वेवलेंथ लैम्डा with the exciting wavelength lambda fastest electron high speed v if the exciting wavelength is changed to 3 lambda by 4 speed of fastest electron। अरे भाई देखो, पहले फोटोन की एनर्जी कितनी है? hc बाई में लैम्डा, फिर वेवलेंथ को क्या किया गया है? 3 लैम्डा बाई 4। चलो ठीक है, अभी पहले ये करो तो E लिख देते हैं, तो हाफ mv मैक्स को mv स्क्वायर ही कर देते हैं इसको, इज इक्वल टू में E, अरे एस सी बाई लैम्डा जो है वो E है, और माइनस में W। ठीक, स्पीड मैक्सिमम फास्टेस्ट मैक्सिमम स्पीड कितनी है? V है लैम्डा पे, तो हमने लिख दिया W। अच्छा चलो, अगर मैं जो hc बाई लैम्डा की जगह 3 लैम्डा बाई 4 है ना, तो अब नई एनर्जी क्या हो गई फोटोन की? 4 hc बाई 3 लैम्डा। इस लिहाज से देखा जाए तो 4 बाई 3 E आ गई। अच्छा एक चीज और है, यहां पर पहले मैं V तो निकाल लूं। V स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 2E माइनस 2W, 2 से मल्टीप्लाई, मास से भाग दे दो, यहां भी M और यहां भी M, दोनों जगह मास से भाग दे, और V चाहिए तो अंडर रूट निकाल दिया, ये लो। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? अच्छा यहां पर क्या लिखोगे? हमको यही स्पीड बतानी, हाफ mv डैश स्क्वायर बराबर में 4 बाई 3 E माइनस में W। भाई वर्क फंक्शन तो वही रहेगा, फिर वही सब गाना गाना है ना? क्या करें? v डैश स्क्वायर बाई में 4 बाई 3 E बाई में इंटू में 2 भी रहेगा ना, 2 भी रहेगा, m माइनस में 2W बाई में m। ठीक, अब अगर v डैश आपको चाहिए मैक्सिमम स्पीड, तो ये अंडर रूट हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम इसमें से अंडर रूट 4 बाई 3 बाहर ले लेते हैं, या फिर ये कह लो 4 बाई 3 का पावर हाफ, यही तो अंडर रूट है, उसे बाहर ले लो। जब हम किसी चीज को बाहर लेते हैं तो हम क्या करते हैं? उस चीज से उसको डिवाइड करते हैं। भाई ये 4 बाई 3 आएगा कि नहीं आएगा? अंडर रूट हमने बाहर लिया, 4 बाई 3 से भाग दे दो, तो यहां 4 बाई 3 से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 2E बाई में m, और यहां क्या हो जाएगा? माइनस 2W बाई में m, तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 4 बाई 3 आ जाएगा। जरा इस मसाले को देखो, यह मसाला V से कम है कि नहीं कम है? ये सॉरी, V से ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? कम कैसे हो गया? ज्यादा है, इससे वो ज्यादा है। आप कहेंगे कैसे? जरा गौर करके देखिए, जरा गौर करके देखिएगा। 2E बाई में m में से 2W बाई m घटाया गया है, और यहां कितना घटाया जा रहा है? 2W बाई 4 बाई 3m। यहां डिनोमिनेटर ज्यादा है इसकी तुलना में, यह हर एंड डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो यह मसाला कम हुआ, और जब यह घटने वाली चीज इस मसाले से, यह मसाला कम होगा। सिंपल है, कक्षा 7 की गणित है। यहां हर छोटा है, यहां हर बड़ा है, तो यह जो डिनोमिनेटर छोटा है, बड़ा है, तो यह वैल्यू छोटी आई, और घटने वाली चीज अगर बड़ी हो गई तो इसका मतलब यह पूरा मसाला V से ज्यादा हो गया। इसका मतलब हम अल्टीमेटली लिख सकते हैं V डैश इज ग्रेटर देन 4 बाई 3 की पावर हाफ इंटू में V।
यानी ये वैल्यू इससे ज्यादा आने वाली है। ये हम एक एनालिटिकल कंपैरिजन कर रहे हैं, यहां कोई इक्वेशन नहीं बनेगी इस तरह, आप इस फॉर्म में इसको नहीं ला पाओगे, दिक्कत होगी। वहां तो 4/3 पड़ा हुआ, बस अपना लॉजिक लगाया हमने, बुद्धि कि भैया ये मसाला से ये मसाला कम आया और ये कम आया तो ये मसाला V से ज्यादा है, अगर ये V से ज्यादा तो V डैश इसके V गुना से भी ज्यादा आने वाला है, ये लॉजिक लगाया। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास आंसर कौन सा बनेगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेस नहीं ग्रेटर देन V इंटू 4/3 की पावर हाफ, यानी आंसर जाएगा D पे। क्लियर है? तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। यहां पर हम लोग को आंसर अपने बुद्धि से समझना है कि भाई ये V था, ये V से कम आया तो ये मसाला भी इस पूरे गुना, मतलब यहां अगर हम V रख दें तो ये कम, ये ज्यादा आएगा उससे, मतलब ये ज्यादा आया, सॉरी ये ज्यादा था, ये कम है तो ये वैल्यू ज्यादा आई तो ये इससे V से ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और यहां पर भाई और बहनों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैंने समाप्त कर दिया, खाली बचा है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, उसके बारे में बात करेंगे अगले टर्न पे। बहुत छोटा सा चैप्टर, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको समाप्त करेंगे और कोशिश करेंगे उसका क्वेश्चन आपको साथ में करा दे। तब तक इस वीडियो को देख करके इसको पढ़ करके रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।